गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नीरव ज्ञान एकेडमी में। आज हम लेके आए 21 जून का करंट अफेयर, तो जिससे आपको 2025 में जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो हमारा जो पहला करंट अफेयर है वो है चेनाब रेल ब्रिज का। तो चेनाब रेल ब्रिज पे क्या हुआ है, ये है हमारा चेनाब रेल ब्रिज। चेनाब रेल ब्रिज है ये। इसमें क्या हुआ है, अभी यहाँ पे जो है ट्रेन का ट्रायल स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे ट्रायल हुआ है, इसलिए ये न्यूज में था चेनाब रेल ब्रिज। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। द इंडियन रेलवे कंडक्टेड ए सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर, चेनाब रेलवे ब्रिज पर। ठीक है, और ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर। अब हम पढ़ेंगे चेनाब का जो रेल ब्रिज है, इसके फीचर्स के बारे में, इसमें क्या क्या लगा है, कितना लंबा है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, बिटवीन बक्कल एंड कोरी इन द रेसाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रेसाई डिस्ट्रिक्ट वही है, अभी जम्मू में जो पिलीब्रिज पे अटैक हुआ था बस में, जिसमें 10 हमारे तीर्थ यात्री मारे गए थे जो वैष्णो देवी जा रहे थे, वही रेसाई डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ये है। तो ये क्या है, 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है, 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है, 359 मीटर अबव द चेनाब रिवर बेड। जो चेनाब रिवर बेड के 359 मीटर अबव है। इट इज द हाईएस्ट सिंगल आर्क रेल ब्रिज इन द वर्ल्ड, सिंगल हाईएस्ट आर्क है जो ऊपर है। इट इज ए पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारापुल्ला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट, धर्मपुर उधमपुर और श्रीनगर का। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द चेनाब ब्रिज हैज बीन कोलैबोरेटिव एफर्ट, किसने मिलकर बनाया ये, वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अराउंड इंडियन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी शामिल है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ शामिल है, एंड जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया। दीज द ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन विच कोलैबोरेट विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू कंस्ट्रक्ट दिस ब्रिज। अब फीचर्स क्या है, और क्या फीचर है, 17 स्पैन्स विद मेन आर्क स्पैनिंग इंप्रेसिव 467 मीटर्स मेकिंग द लॉन्गेस्ट ऑफ दिस काइंड। ये सब इसलिए सबसे लंबा है ये। द आर्क कंस्टिट स्टील बॉक्सेस हैं, कंक्रीट हैज बीन फिल्ड इन द बॉक्सेस, जो स्टील बॉक्सेस हैं उनके अंदर कंक्रीट भर के दिया। इंप्रूव स्टेबिलिटी, जिसकी इंस्टेबिलिटी बनी रहे। 93 डेक सेगमेंट ईच वेटिंग अप्रोक्सीमेटली 85 टन्स। द ब्रिज हैज बीन डिजाइन्ड विद ए लाइफ स्पैन ऑफ 120 ईयर, इसकी लाइफ स्पैन 120 ईयर है। इट हैज बीन डिजाइन्ड विद स्टैंड हाई विंड स्पीड अप टू 262, जो हाइट स्पीड अप टू 286 kmph के हिसाब से चलेगी, तब भी खड़ा रहेगा ये ब्रिज। इट इज बिल्ड टू द ब्लास्ट प्रूफ एंड इज कैपेबल टू विद स्टैंडिंग द नेशंस मैक्सिमम इंटेंसिटी जोन 5 अर्थक्वेक फोर्स। मतलब ब्लास्ट प्रूफ है, आतंकवादी इसको उड़ा नहीं सकते, ब्लास्ट प्रूफ जैसे किसी से उड़ा दें, बम से उड़ा दें। और जो अर्थक्वेक है जोन 5 में, मैक्सिमम इंटेंसिटी जोन 5 में अर्थक्वेक में ये खड़ा है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, चेनाब रिवर के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिज के बारे में तो पढ़ लिया, अब चेनाब रिवर के बारे में पढ़ते हैं। अब ये चेनाब रिवर कहां से निकल रही है, हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। 2 स्ट्रीम चंद्रा एंड भागा निकलती हैं, ठीक है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट से, हिमाचल प्रदेश से। अपर रीचेज इट आल्सो नोन एज चंद्र भागा, और ये ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। द फ्लो वेस्ट थ्रू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बिटवीन द स्टीप क्लिफ ऑफ शिवालिक एंड लोएस्ट हिमालय नॉर्थ, इन दोनों के बीच में बहती है। टर्निंग साउथवर्ड करती है और पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और ये क्या करती है, ब्रॉड एल्यूवियल लोलैंड्स ऑफ पंजाब प्रोविंस, इसके आसपास पंजाब प्रोविंस का एल्यूवियल प्लेन है। ओके, ये क्या करता है, आफ्टर रिसीविंग द झेलम रिवर नियर ट्रिमनू द चेनाब एम्प्टाइज सतलुज रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। ये सतलुज रिवर में खाली हो जाती है, इसको झेलम रिवर चेनाब को मिलती है त्रिमुर में, और सतलुज रिवर में ये हो जाती है। तो चेनाब सतलुज की ट्रिब्यूटरी है और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है सतलुज, उसमें खाली हो जाती है। ठीक है, टोटल लेंथ क्या है इसकी, 605 माइल्स है।
974 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं इसकी चेनाब की? मियर, नल्ला, सोहल, सिरोट, भूटनल्ला, मरसुदार एंड लिंडारी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। अब व्हाट इज द ट्रिनिटी चैलेंज? ये न्यूज में है। ट्रिनिटी चैलेंज अवार्ड मिला है ट्रिपल आईटी दिल्ली को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली को अवार्ड मिला है जॉइंट सेकंड प्राइज ट्रिनिटी चैलेंज का। ठीक है, किसके लिए मिला है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए। इन्होंने खोज करी है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। अब ट्रिनिटी चैलेंज के बारे में पढ़ते हैं। क्या है ये ट्रिनिटी चैलेंज? ये इसका लोगो है, द ट्रिनिटी चैलेंज। क्या है? ट्रिपल टी डबल टीसी क्या है? ट्रिनिटी चैलेंज क्या है? इट इज ए चैरिटी सपोर्टिंग द क्रिएशन ऑफ डाटा ड्राइवन सॉल्यूशन टू हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स। जो ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स है, जैसे कोई बीमारी है, जैसे अभी कोविड आया था कुछ दिन पहले, जो पूरे वर्ल्ड की बीमारी थी, तो इस तरह के चैलेंज को देखने के लिए कैसे निपटा जाए, उसका डाटा इकट्ठा करती है, उससे कैसे उसका एंटीडोट्स बने जिससे कि इसको रोकथाम किया जा सके। तो ये है ट्रिनिटी चैलेंज, ये काम करती है। क्या और पार्टनरशिप है इनकी 14 लीडिंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द प्राइवेट, पब्लिक एंड सोशल सेक्टर। 14 लीडिंग ग्लोबल मतलब पब्लिक भी, प्राइवेट भी, सरकारी प्राइवेट सारे सब मामले शामिल है, और सोशल सेक्टर भी। द पार्टनर्स आर यूनाइटेड बाय द कॉमन एम बाय यूजिंग डाटा, एडवांस एनालिटिक, क्रिएटिव, इंक्लूसिव इनोवेशन, बिल्ड ए वर्ल्ड बेटर प्रिपेयर फॉर हेल्थ इमरजेंसीज। इनोवेशन सेक्टर, इनोवेशन काम करना है दवाई के रिलेटेड, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में बीमारी को कम कंट्रोल किया जा सके, मतलब कंट्रोल किया जा सके। अगर आगे कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है उसको कंट्रोल किया जा सके। टीटीसी इज लॉन्चिंग, सपोर्टिंग एंड फंडिंग पब्लिक चैलेंज। पब्लिक फंडिंग चैलेंज ये सब कुछ करती है। देखो ये कब लॉन्च किया गया था? कोविड-19 के पेंडेमिक में किया गया था ट्रिनिटी चैलेंज, विच हाईलाइट द ग्लोबल नीड टू बेटर प्रिपेयर्ड टू टैकल हेल्थ केयर इमरजेंसीज। हेल्थ के इमरजेंसीज जो पूरे वर्ल्ड में है आ जाए, तो उनको टैकल करने के लिए इसको कोविड-19 पेंडेमिक के बाद बनाया गया था। ठीक है, द इनिशियल चैलेंज आस्क्ड हिम टू डिलीवर डाटा सॉल्यूशन, प्रिडिक्ट, रिस्पॉन्ड एंड रिकवर फ्रॉम पेंडेमिक। क्या डाटा उठाया, उसका सॉल्यूशन के लिए क्या क्या? प्रिडिक्ट करो, रिस्पॉन्ड करो, रिकवर करो फ्रॉम द पेंडेमिक। ये अब अवार्ड में क्या है? अवार्ड की प्राइस क्या है? 5.7 मिलियन यूरो मिला है अवार्ड, 5.7। ठीक है, डेवलप इनोवेटिव टूल्स एंड अपीयर्ड बेटर पेंडेमिक एंड रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, ये सेकंड चैलेंज था द ट्रिनिटी चैलेंज ऑन एटो माइक्रो रेजिस्टेंस को मिला है। ठीक है, जो सॉल्यूशन है आईआईटी दिल्ली को मिला है। ठीक है, ट्रिपल आईटी दिल्ली को मिला है। एम्पावरिंग कम्युनिटीज विद ए प्रोटेक्टिव वन हेल्थ इकोसिस्टम, ये वाला। इट वाज लेड बाय ट्रिपल आईटी दिल्ली एंड कोलैबोरेशन विद CHRI, पाथ 1.md.com एंड ICMR। इन सब ने मिलके इसको बनाया है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब AMR सीन्स क्या है? AMR क्या करता है? एड्रेस द चैलेंज ऑफ engaging, motivating and training community health workers and in AMR and surveillance and management compounded by the lack of comprehensive data ecosystem and analytic capabilities। ये सब करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। व्हाट आर कैसिलियंस? कैसिलियंस अब ये क्या है? असम में ये न्यूज में क्या होती? असम की वाइल्ड लाइफ से सेड तम हेट्रोपेडोलॉजिस्ट रिकॉर्डेड द स्ट्रिप्ड कैसिलियंस इचिथोपियस in the Kaziranga National Park and Tiger Reserve for the first time due to the rapid herpetofauna survey conducted recently। ये मिला है कैसिलियंस। ठीक है, ये है कैसिलियंस, आप देख सकते हो तस्वीर में। अब कैसिलियंस क्या है? कैसिलियंस का फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या है कैसिलियंस? कैसिलियंस आर इलोंगेटेड, सेगमेंटेड, लिम्बलेस एम्फिनेंस, एम्फीबियन है ये। ठीक है, लिम्बलेस
सेगमेंट बने हुए हैं, ये एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर, 4 चैम्बर, 5 चैम्बर, इस तरह के चैम्बर बने हुए हैं। जैसे ये चैम्बर मान के चलो, ये एक चैम्बर हो गया, 2 चैम्बर हो गया, ये इस तरह के इसमें बने हुए। दे आर क्लासिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ जिनोफिनोआ और अपोडा विदाउट लेग्स, मतलब विदाउट लेग्स है ये। दे बिलोंग टू सेम ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट इंक्लूड फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर्स, ये इसमें शामिल हैं, इस फैमिली में शामिल हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स इंक्लूड फ्रॉग्स और लैकिंग लिम्स कैसिलियंस रिजेंबल अर्थवर्म्स और स्नेक्स इन अपीयरेंस। लिम्स ना होने के कारण, इनकी टांग वांग कुछ ना होने के कारण, तो ये कैसे दिखते हैं, अर्थवर्म की तरह, और स्किन अपीयरेंस, मतलब सांप की सी इसकी वो होती है स्किन, जैसे सांप की स्किन होती है ना, उसकी तरह दिखता है। द नेम कैसिलियंस मीन्स ब्लाइंड, सम कैसिलियंस स्पीसीज आर आईलेस, देखो आंख भी नहीं होती किसी किसी, while other have small eyes hidden under their skin, कुछ की छोटी होती हैं, वो खाल के नीचे छुपी होती है। They about 200 unknown caecilius 200 कैसिलियन स्पीसीज हैं जिनको हम जानते हैं। अब इसके हैबिटेट क्या है, कहाँ रहती हैं ये, हैबिटेट कहाँ करते हैं ये, मोस्ट कैसे इनोवेट मोस्ट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ये पे यहाँ पे रहते हैं, साउथ सेंट्रल अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ सारन अफ्रीका। ऑलमोस्ट ऑल कैसिशियंस आर टेरेस्ट्रियल, all caecilians are terrestrial, both they are inclusive as they spend the majority of their lives and underground रहते हैं। they borrow primary forest but also in grassland, savanna, subland and wetlands, यहाँ पे सब ये पाए जाते हैं। ओके, अदर फीचर्स क्या हैं, स्मॉलर स्पीसीज है, मेजर लेस देन 3 इंचेस, 3 इंच से भी छोटा, इतना सा होता है बिल्कुल छोटा सा। बट द लार्जेस्ट वन कैसिलस थॉम्पसोनी फ्रॉम कोलंबिया ग्रो ऑलमोस्ट 5 फीट लॉन्ग, देखो कैसिली थॉम्पसोनी फ्रॉम कोलंबिया में जो पाया जाता है वो 5 फीट लंबा भी पाया जाता है, छोटे से छोटा और लंबे से लंबा। हार्ड thick skull with a pointy snout helps them move effectively through dirty and mud, मतलब बिल्कुल चोंचदार होता है आगे पीछे से, जिस आगे पीछे से चोंचदार होता है तो आसानी से ये मिट्टी में घुस जाता है। चोंचदार चीजें आसानी से मिट्टी में घुस जाती है ना, जैसे ये चोंचदार तीर है, इसको किसी चीज में मिट्टी में घुसाएंगे तो आसानी से घुस जाएगी। स्किन इज रिंग्ड विद स्किन फोल्ड्स एंड कॉल्ड अनूली, मतलब रिंग्ड बनी रहती है स्किन फोल्ड्स पे, जैसे लगता है जैसे केंचुआ चलता है सुकड़ सुकड़ के, तो वैसे ही रिंग बन जाती है, उसको बोलते हैं अनूली। किस किस कलर का होते हैं ये, ग्रे कलर के होते हैं, ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज और येलो, इन कलर्स के पाए जाते हैं। दे सम हैव टिनी फिश लाइक स्केल्स विद इन द रिंग्स, दे हैव शॉर्ट सेंसरी tentacles located between their eyes and nostrils, they help them to prove their environment and find prey, मतलब कुछ सेंसरी ऑर्गन होते हैं इनमें between their eyes and nostril, तो हेल्प करते हैं इनको सेंस करने में, ठीक है, इन्वायरमेंट और जगह फाइंड करने में, किधर जाना कहाँ नहीं जाना। अब प्रोटम स्पीकर के बारे में है, ठीक है, प्रेसिडेंट हैज अपॉइंटेड भर्तृहरि मेहताब, भर्तृहरि मेहताब को प्रोटम स्पीकर किया है, 7 टर्म एमपी हैं फ्रॉम कटक एज द प्रोटम स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा, प्रोटम स्पीकर इनको सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। अब प्रोटम स्पीकर क्या है, प्रोटम इज ए लैटिन फ्रेज विच ट्रांसलेट टू फॉर द टाइम बीइंग इन इंग्लिश एंड सो द प्रोटम स्पीकर इज ए टेम्पररी स्पीकर अपॉइंटेड फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम टू कंडक्ट द वर्क इन द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेशन। जैसे प्रोटम स्पीकर हमें इसलिए रहा, जैसे अभी हमारी 18th लोकसभा हुई है, अब उनको शपथ भी दिलवानी है और लोकसभा स्पीकर भी सेलेक्ट करना है और अपना मत भी करना है कि हमको फुल मेजोरिटी है कि नहीं, तो ये प्रोटम स्पीकर करेगा सबको, तो इसलिए प्रोटम स्पीकर को सेलेक्ट किया जाता है। ये असेंबली में भी होता है और पार्लियामेंट में भी होता है, लोकसभा में भी होता है और स्टेट असेंबली में भी होता है, ठीक है।
देखो, प्रोटम स्पीकर इज चूजन टू कंडक्ट द हाउस व्हेन द लोक सभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन इलेक्टेड एंड वोट फॉर द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर हैज नॉट टेकन प्लेस। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को सेलेक्ट करता है क्योंकि बने नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्रेस यूज द टर्म प्रोटम स्पीकर। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये टर्म को एक्सप्रेस नहीं किया गया, दर्शाया नहीं किया गया, बताया नहीं गया है कि प्रोटम स्पीकर है क्या। चीज टू एग्जिस्ट आफ्टर द न्यू स्पीकर ऑफ द हाउस इज चूजन। प्रोटम स्पीकर हटा दिया जाएगा जैसे ही स्पीकर ऑफ द हाउस चूज कर दिया जाएगा, मतलब सेलेक्ट हो जाएगा। हु सेलेक्ट द प्रोटम स्पीकर, कौन सेलेक्ट करता है प्रोटम स्पीकर को? द स्पीकर प्रोटोबोटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर। लोकसभा में तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट असेंबलीज में गवर्नर सेलेक्टेड करेंगे। ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रोटम स्पीकर, यही ओथ करवाएंगे, शपथ दिलवाएंगे, ठीक है। द एज पर कन्वेंशन द सीनियर मोस्ट मेंबर विल बी अपॉइंटेड एज द प्रोटम स्पीकर विद द एग्रीमेंट ऑफ असेंबली मेंबर्स हु हैड देन कैरी ऑन द एक्टिविटीज अंटिल द परमानेंट स्पीकर वाज चूजन। दो सबसे ओल्डेस्ट होगा, सबसे पुराना, सबसे बड़ा बूढ़ा और सबसे ज्यादा सिलेक्शन होकर आया हुआ होगा, तो उसी को ही सेलेक्ट किया जाएगा प्रोटम स्पीकर, ठीक है, जब तक परमानेंट। ड्यूटीज क्या है? प्रिसाइडिंग ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। पहली लोकसभा और राज्यसभा की अगर नहीं सॉरी पहली लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में होगी तो उसकी सभा को वो करेगा। ओथ ऑफिस न्यूली इलेक्टेड एमपीज एमएलए, ओथ दिलवाएगा। कंडक्टिंग द फ्लोर टेस्ट प्रूव द गवर्नमेंट मेजोरिटी, होल्डिंग द वोट इलेक्ट द स्पीकर ऑफ डिप्टी स्पीकर। ये मैंने पहले बता ही दिया था अभी हिंदी में उससे पहले, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे था अभी, तो कल था 20 जून को, एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। अब वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के बारे में पढ़ते हैं। दिस डे इज डेडिकेटेड टू द मिलियंस ऑफ पीपल हु हैव बीन फोर्स्ड टू एस्केप देयर होम्स ड्यू टू वार, प्रोसिक्यूशन एंड नेचुरल कैटास्ट्रोफ। जो लोग पूरी जैसे दुनिया में वार चल रहा है, कहीं जैसे कोई भी वार चल रहा है वहाँ से चला जाता है, जैसे पैलेस्टाइन और इजराइल का चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का चल रहा है, वहाँ से लोग अगर जाना चाहें तो अदर कंट्रीज में चले जाएंगे, वहाँ पे असाइलम ले लेंगे। जैसे परसिक्यूशन किया जाता है, मतलब वहाँ पे तंग किया जाता है तो वहाँ चले जाएंगे। कैटास्ट्रोफ मतलब कोई भी वो आ जाता है, मतलब कोई भी दुर्घटना हो जाती है, साइक्लोन आ गया, कोई भी जैसे सुनामी आ गई तो सब कुछ ध्वस्त हो गया, वहाँ कुछ बचा नहीं, तो वहाँ पे चले जाएंगे, तो उनको रिफ्यूजी कहा जाता है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। द फर्स्ट एवर वर्ल्ड रिफ्यूजी डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन जून 20, 2001 में सेलिब्रेट किया गया था टू कमेमोरेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ द 1951 कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी। 50th एनिवर्सरी मनाई थी जब कन्वेंशन रिफ्यूजी से रिलेटेड थी, उससे तब उसको लॉन्च किया था। अब आते हैं नेक्स्ट पर। द डे वाज अर्लियर रिकॉग्नाइज्ड एज अफ्रीका रिफ्यूजी डे। पहले अफ्रीका रिफ्यूजी डे के मनाते, अब लेटर दिसंबर 2000 द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इट इंटरनेशनल डे फॉर रिफ्यूजी। इंटरनेशनल डे फॉर रिफ्यूजी घोषित कर दिया। पहले अफ्रीका रिफ्यूजी डे के नाम से करते थे, पर 2000 में यूएनजीए ने। द थीम ऑफ द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2024 फॉर ए वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड। ये थीम है आज की, फॉर ए वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड। हु इज ए रिफ्यूजी? कौन है रिफ्यूजी? अकॉर्डिंग टू द 1950 रिफ्यूजी कन्वेंशन, a person is considered as a refugee if they are unable to return to their homeland because they have legitimate fear of being harmed because their race, religion, involvement in a social group, different political opinion। ठीक है, ये 9151 रिफ्यूजी कन्वेंशन में क्या है, उन चीज़ों को कंसिडर किया गया है, या वार चल रहा हो, पॉलिटिकली डिफरेंसेस हो, उनको मारने की वो हो रही हो, घोषणा हो रही हो, है हार्म करे जा रहे हो, रेस रिलीजन से डिफरेंसेस हो, मार्क जैसे किसी में हो जाती है, जैसे सिया सुन्नी में लड़ाई बाजती है, उस तरह का हो जाए तो रिफ्यूजी घोषित हो जाएगा। रिफ्यूजी आर फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, persecution, violence, other forms of human rights violation. They often arrive
होस्ट कंट्रीज विदाउट नथिंग बट द क्लोज ऑफ देयर बैक्स। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अल्थाउ द रिलोकेटिंग टू ए फॉरेन कंट्री इन द stereotypical picture of a refugee. These international refugees represent a relatively small percentage of all displaced individuals worldwide. Other non-typical refugee categories include stateless individuals, other जो define किया हुआ है, who have no country of citizenship claimed against them, मतलब कोई country उनको claim नहीं करती, ये हमारा citizen है। Asylum seekers who travel in search of international protection. Asylum जैसे किसी को मारने की हो जाए, किसी को कोई मार रहा हो, किसी की जान को खतरा हो, तो वो asylum ले सकता है, अपनी सुरक्षा के लिए किसी देश में asylum ले सकता है। ठीक है, तो इन 2024 130.8 मिलियन इंडिविजुअल वर एस्टिमेटेड बाय द UNHRC कि ये सब डिस्प्लेस हैं, स्टेटलेस ग्लोबली हैं, ये आर रिफ्यूजी हैं। मतलब 130.8 मिलियन इंडिविजुअल्स आर एस्टिमेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन, 32 मिलियन देम बीइंग रिफ्यूजीज, 32 मिलियन पीपल रिफ्यूजी हैं। 75% of the refugee worldwide reside in low and middle income countries according to the UNHRC figure. About United Nations High Commission for Refugee, UNHRC के बारे में पढ़ते हैं, UNHCR के बारे में पढ़ते हैं। It protect refugees worldwide, facilitate their return home और resettlement. ये वर्ल्ड वाइड रिफ्यूजी को प्रोटेक्ट करती है, फैसिलिटेट करती है और उनको वापस अपने घर में भेजने के लिए कि अब वहाँ पे सब शांति हो गई है तो आप जा सकते हो, वो करती है। हिस्ट्री क्या है? इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द UNGA इन 1950। UNHCR कब हुई थी? 1950 में स्टेब्लिश हुई। आफ्टर में दी सेकेंड वर्ल्ड वार टू हेल्प मिलियंस ऑफ पीपल हु हैड लॉस्ट देयर लिव्स। ये हेल्प किया था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लोगों को सेटलमेंट करने में। इट इज ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द सेविंग लिव्स, प्रोटेक्टिंग राइट्स, building better future people forced to flee their homes because of conflict and persecution. It awarded Nobel Peace Prize in 1954 and 1981। UNHCR को 1954 और 1981 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। It started Nansen Refugee Award in 1954 for recognition of outstanding service of the cause of refugee displaced and displaced people। हेडक्वार्टर इसका जनेवा स्विट्जरलैंड में है। अवार्ड इनको 1954 में शुरू किया था। जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करेगा उनको रिफ्यूजी को सर्विस देने में उनको अवार्ड देने में। अब है नेक्स्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, अभी रिलीज हुआ है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या इंडिया की परफॉर्मेंस रही, इसमें क्या रैंक रहा इंडिया का, क्या कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या रैंक रहा वो पढ़ेंगे इसमें, और वर्ल्ड का क्या परफॉर्मेंस रहा, जो इंडिया की रीजनल कंट्रीज हैं, आसपास की कंट्री हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस रहा इसमें वो देखते हैं। द 2024 एडिशन ऑफ द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्लेस्ड इन इंडिया 129 आउट ऑफ 146 कंट्री, 129वीं रैंक पे आया है 146 कंट्रीज में सर्वेड। ठीक है, अब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पढ़ते हैं। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2006 में बना। इस कम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट सब इंडिसेस या 4 डिफरेंट सब इंडेक्सेस हैं जिस पर ये सर्वे करता है किसका किस देश का क्या परफॉर्मेंस रहा। तो वो कौन कौन से? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इन 4 चीज़ों पे मतलब ये मोटा मोटा दिया गया है कि हेडिंग बना के, इसके अदर और डीपली अदर ब्रांचेस भी हैं। ईच समराइजिंग मल्टीपल इंडिकेटर्स, मतलब ईच के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसपे ये काम करके रिसर्च करता है और किस रैंक देता है किसका क्या परफॉर्मेंस रहा। द इंडेक्स लाइज बिटवीन 0 to 1 विद 1 डिनोटिंग कंप्लीट पैरिटी। ठीक है, दिस इंडेक्स फोकस ऑन जेंडर गैप्स, दैट इज फोकस ऑन द पोजिशन ऑफ वुमेन रिलेटिव टू मैन। वुमेन की क्या पोजिशन है रिलेटिव टू मैन, ये इसका मतलब है, रादर देन टू देयर एब्सोल्यूट पोजीशन। कंपेरिजन करते हैं मर्द और लेडीज का, औरत और आदमी का कंपेरिजन करते हैं किसकी कितनी वो है। इट द आइडिया है टू ट्रैक चेंज इज जेंडर गैप्स बोथ ओवर टाइम एंड अक्रॉस कंट्रीज। चेंज होता रहता है ओवर टाइम। इट डज नॉट इंक्लूड एवरीथिंग दैट मैटर्स फॉर जेंडर इक्वलिटी, एवरीथिंग को नहीं करता जो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, but focus only on a few key measures. It should not be seen as a
comprehensive treaties on gender equality, but as a useful pointer, highlight of key summary in statistics that can be reliably measured and tracked. इंडिया परफॉर्मेंस क्या रही इस डिफरेंट आपने देख तो लिया, 129 पोजीशन थी. अब इंडिया एट 18th पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, नीचे से 18वें पे है. ठीक है. फॉर कंपैरिजन ऑफ द 156 कंट्रीज इंक्लूडेड इन 2021, इंडिया वाज एट 70th पोजीशन फ्रॉम द बॉटम. ठीक है. पिछले 2021 में जो हुआ आया था उसे कंपैरिजन में 70th पोजीशन. ओवरऑल इंडियाज रैंकिंग हैज बीन रिमेन्ड इन द बॉटम ऑफ द 20 ईयर्स में, रिमेन्स पिछले 20 साल में नीचे ही है. अभी तक कोई बढ़ी नहीं है, ना कोई परफॉर्मेंस हो रहा है वुमेंस के लिए. वुमेंस का कोई वो इशू ही नहीं हो रहा है. परफॉर्मेंस सेक्टर वाइज अब देखते हैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस क्या रहा जेंडर गैप में. रिपोर्ट में इंडियाज वैल्यू हेल्थ एंड सर्वाइवल स्कोर देखो. इसका पहले इसका स्कोर है 0.951, विच मीन्स दैट 95.1% ऑफ द मेल फीमेल गैप हैज बीन क्लोज्ड. एजुकेशन में क्या है, 96.4% ऑफ द गैप हैज बीन क्लोज्ड. इंडिया हैज बीन डन वेल ऑन द दीज इंडिकेटर्स, बट सिंस सेवरल अदर्स कंट्रीज हैव बीन डन बेटर. मतलब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, पर अदर कंट्रीज ने इंडिया से भी बेटर काम किया है. इंडिया इज द 112 पोजीशन, 112 पोजीशन इन द एजुकेशनल मेकिंग एंड 146 पोजीशन इन द हेल्थ रैंकिंग अमंग 146 कंट्रीज. इकोनॉमिक में क्या परफॉर्मेंस रहा इंडिया का. इंडिया स्कोर एट 39.8%, प्लेसेस इट द 142nd पोजीशन अमंग 146 कंट्रीज. इकोनॉमिक में परफॉर्मेंस इंडिया का 39.8%. वेल, दिस इज एन इम्प्रूवमेंट सिंस 2021 वेर इट वाज 32.6%. 2021 में 32.6% था, उससे अच्छा परफॉर्मेंस रहा. इट इज वेरी लो इन एब्सोल्यूट टर्म्स, वेरी लो है, लोअर देन द 2012 स्कोर ऑफ 46%. 2012 हमारा स्कोर था 46%, उसके अकॉर्डिंग टू काफ़ी लो है. पार्टिसिपेशन सब इंडेक्स इज बेस्ड ऑन जेंडर गैप्स, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, शेयर इन द मैनेजरियल पोजीशन, वेज गैप्स एंड वेज पैरिटी, इक्वल पे और इक्वल वर्क. ये इकोनॉमिक में क्या देखा गया है बेस्ड ऑन जेंडर गैप्स में, ये सब चीज़ें, वेज गैप्स, मैनेजरियल पोजीशन, वेज पैरिटी, ये सब देखा गया है. The put the score, the prospective countries with the lowest level of economic parity are Bangladesh, Sudan, इंडिया के अकॉर्डिंग जिसका लोवेस्ट है और कंट्रीज का, बांग्लादेश का 31, सूडान का 33.7, ईरान का 34.3, पाकिस्तान का 36%, इंडिया का 29% एंड मोरक्को 40.6%. These economic are registered less than 30% gender parity in estimated earned income and less than 50% gender parity is labor force participation. ये परफॉर्मेंस है इंडिया की. इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में देखो, इंडिया हैज क्लोज्ड ओनली 25% ऑफ द गैप. इट्स ग्लोबल रैंक इज 65. इंडिया पोजीशन वाज एट 55 इन 2051 थी 2021 में, इस टाइम पे अब कितनी है 65 विद द वैल्यू ऑफ 27.6%. पहले 27.6% थी 2021 में, जो 51 रैंक थी. अब क्या है 21.1 है और कितनी रैंक है 65, implying that India's score has worsened over the last 2 years. This is lower than India's score around 2014 से अराउंड 2014 में 3.3% था उसके, और लास्ट 2 ईयर में तो रोस्ट परफॉर्मेंस गवर्नमेंट ने किया है. इस गैप में कोई रिफॉर्म नहीं लिया. दिस रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट while the rest of the world has made significant forward stride towards gender equality in the economic, educational, health sphere, the global progress on gender equality in political participation remains low.
ठीक है। इंडिया एंड इट्स इमीडिएट नेबर परफॉर्मेंस क्या है? द रिपोर्ट शो दैट साउथ एशिया एज ए रीजन रैंक 7th, 8 रीजन इन द वर्ल्ड, 8 रीजन में से साउथ एशिया को 7वां मिला है। ठीक है। अबव मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, किससे? मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से अबव। ठीक है। विद इन दीज 7 कंट्रीज द कंप्राइज साउथ एशिया, इंडिया रैंक इज एट 5। साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं उसमें इंडिया का रैंक कौन सा? 5। विद बांग्लादेश लीडिंग द रीजन एट द 99th पोजीशन ग्लोबली। बांग्लादेश आगे निकल गया भाई हमसे। Thus, India belongs to a region that ranks low on the gender parity and does poorly compared to the several of its immediate neighbors. जेंडर पैरिटी में इंडिया ने पुअरली परफॉर्मेंस किया है अपने इमीडिएट नेबर जो नेबर है हमारे, जो पड़ोसी हैं, उनके मुकाबले। की स्ट्रेटजीज टू एड्रेस द जेंडर इक्वलिटी, जो की स्ट्रेटजी होनी चाहिए जेंडर इक्वलिटी को दूर करने के लिए, क्या क्या होना चाहिए? एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए, इक्वल पे लेजिस्लेशन होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्टिव वर्क ऑफ इन्वायरमेंट्स होना चाहिए। ये सिर्फ मैंने हेडिंग ही लिए हैं, पॉइंट्स ही लिए हैं, इनको मैंने डिफाइन नहीं किया, नहीं डिफाइन तो बहुत ज़्यादा हो जाता। ये हमारा था 21 जून का करंट अफेयर। आशा करता हूँ आप सब स्टूडेंट्स को ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए अपना यूट्यूब चैनल नीरव ज्ञान अकेडमी और शेयर कीजिए। इस पे हम अब PYQ क्वेश्चंस का भी हम स्टार्ट करेंगे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो UPSC के जो हॉट टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम शुरुआत करेंगे विद PYQ से कि किस तरह इस टॉपिक पे क्वेश्चन फ्रेम होता है। उस पर भी हम लेक्चर बनाएंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे और हम करंट अफेयर डेली भी लाएंगे, वीकली भी लाएंगे कि वीकली मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से थे इस वीक में, जो UPSC के हिसाब से जो क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं, उन पर हम वीडियो बनाएंगे। और एक हम मंथली वीडियो लाएंगे पूरा कि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो करंट अफेयर मंथली हैं जिस पर UPSC क्वेश्चंस फ्रेम करती है, प्रीलिम्स विद मेंस सारा लेके आएंगे विद क्वेश्चंस, मतलब उनके क्वेश्चंस भी होंगे कि मेंस के क्वेश्चंस किस तरह फ्रेम होंगे और PYQ जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह टॉपिक पे कवर करेंगे, किस तरह फ्रेम होता है, कहाँ UPSC ऑप्शन में जाता है, कहाँ किस तरह कीवर्ड्स देता है, जहाँ पे बच्चे थोड़ा हिचकिचाते हैं कि मुझे ये ऑप्शन आता है और ये ऑप्शन नहीं आता। तो आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हमको अपना आशीर्वाद देते रहिए, जिससे कि हम आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो बनाते रहें जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, या हॉट डिबेट है, या पॉलिटिकली न्यूज़ है, या IR की इंटरनेशनल न्यूज़ है, या कोई वन टॉपिक जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जैसे अभी हमारा मणिपुर वाला इशू चला हुआ है, कुकीज और मेती में कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, जैसे वो टॉपिक है उसको डिटेल में समझाना, क्या एरिया है, किस तरह इस पर विचार करना है, किस तरह हमको वो उसका विचार करना चाहिए, कैसे सोल्यूशन आ सकता है, इससे हमारे देश में क्या सिक्योरिटी में क्या आ सकता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, क्यों आपस में लड़ रही हैं, तो किस तरह गवर्नमेंट को सॉल्यूशन करना चाहिए, दोनों कंट्रीज के बिठा के वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और कोई भी जैसे इंटरनेशनल अभी बॉर्डर है या कोई भी डेली न्यूज़ आ जाती है, जैसे राइसी अटैक हुआ था, उस तरह का वीडियो हम बनाएंगे। और डेली जैसे कोई भी, जैसे आज 21 जून है, आज योगा डे है, आज हमने योगा डे पे नहीं बनाया, कल हम योगा डे के बारे में पढ़ेंगे, क्या हमारी योगा की थीम थी, कहाँ हमारी परफॉर्मेंस रही, किस तरह का योगा किसने लॉन्च किया था, योगा कैसा वर्ल्ड में लीडर में योगा काम कर सकता है, कि हमारे देश को योगा कैसे वर्ल्ड लीडर बना सकता है, हेल्थ में कैसे बेनिफिट होता है योगा, कितने योगासन होते हैं, इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर, ये सब हम डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे योगा के ऊपर। ठीक है। और आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते।